मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। इस वर्ष बारिश की अच्छी शुरुआत हुई है। हमारे किसान भाइयों बहनों को खरीफ की बुआई करने में अवश्य मदद मिलेगी। और एक खुशी की बात मेरे ध्यान में आएगी और मुझे बड़ा आनंद हुआ। हमारे देश में दलहन की और तिलहन की, पल्सेस की और ऑयल सीड्स की बहुत कमी रहती है। गरीब को दलहन चाहिए, खाने के लिए सब्जी वगैरह में थोड़ा तेल भी चाहिए। मेरे लिए खुशी की बात है कि इस बार जो बुवाई हुई है उसमें दलहन में करीब-करीब 50% वृद्धि हुई है और तिलहन में करीब-करीब 33% वृद्धि हुई है। मैं किसान भाई बहनों को इसलिए सविशेष बधाई देता हूँ, उनका बहुत अभिनंदन करता हूँ। मेरे प्यारे देशवासियों, 26 जुलाई हमारे देश के इतिहास में कारगिल विजय दिवस के रूप में अंकित है। देश के किसान का नाता जमीन से जितना है उतना ही देश के जवान का भी है। कारगिल युद्ध में हमारा एक एक जवान 100-100 दुश्मनों पर भारी पड़ा। अपने प्राणों की परवाह न करके दुश्मनों की कोशिशों को नाकाम करने वाले उन वीर सैनिकों को शत-शत नमन करता हूँ। करगिल का युद्ध केवल सीमाओं पर नहीं लड़ा गया। भारत के हर शहर, हर गांव में इस युद्ध में योगदान था। ये युद्ध उन माताओं और बहनों ने लड़ा जिनका जवान बेटा या भाई करगिल में दुश्मनों से लड़ रहा था। उन बेटियों ने लड़ा जिनके हाथों से अभी पीहर की मेहंदी नहीं उतरी थी। पिता ने लड़ा कि अपने जवान बेटों को देखकर खुद को जवान महसूस करता था, और उस बेटे ने लड़ा जिसने अभी अपने पिता की उंगली पकड़कर चलना भी नहीं सीखा था। इनके बलिदान के कारण ही आज भारत दुनिया में सर उठाकर बात कर पाता है। और इसलिए आज कारगिल विजय दिवस पर इन सभी हमारे सेनानियों को मेरा शत-शत प्रणाम। 26 जुलाई एक और दृष्टि से भी मैं ज़रा महत्वपूर्ण मानता हूँ, क्योंकि 2014 में हमारी सरकार बनने के बाद कुछ ही महीनों में 26 जुलाई को हमने माईगोव को प्रारंभ किया था। लोकतंत्र में जनभागीदारी बढ़ाने का हमारा संकल्प, जन-जन को विकास के कार्य में जोड़ना। और मुझे आज एक साल के बाद ये कहते हुए खुशी है, करीब 2 करोड़ लोगों ने माईगोव को देखा। करीब 5.5 लाख लोगों ने कमेंट्स किए। और सबसे ज़्यादा खुशी की बात तो ये है कि 50,000 से ज़्यादा लोगों ने पीएमओ एप्लीकेशन पर सुझाव दिए। उन्होंने समय निकाला, माइंड अप्लाई किया, इस काम को महत्वपूर्ण माना। और कैसे महत्वपूर्ण सुझाव आए। कानपुर से अखिलेश वाजपेयी जी ने एक अच्छा सुझाव भेजा था कि विकलांग व्यक्तियों को रेलवे के अंदर आईआरसीटीसी वेबसाइट के माध्यम से कोटा वाला टिकट क्यों नहीं दिया जाना चाहिए। अगर विकलांग को भी टिकट पाने के लिए वही कठिनाइयाँ झेलनी पड़े, कितना उचित है। अब यूं तो बात छोटी है, लेकिन न कभी सरकार में किसी को ये ध्यान आया, न कभी इस पर सोचा गया। लेकिन भाई अखिलेश वाजपेयी के सुझाव पर सरकार ने गंभीरता से विचार किया और आज हमारे विकलांग भाइयों बहनों के लिए इस व्यवस्था को लागू कर दिया गया। आज जो लोगो बनते हैं, टैगलाइन बनते हैं, कार्यक्रम की रचना होती है, पॉलिसी बनती है, माईगोव पर बहुत ही सकारात्मक सुझाव आते हैं। शासन व्यवस्था में एक नई फ्रेश एयर का अनुभव होता है, एक नई चेतना का अनुभव होता है। इन दिनों मुझे माईगोव पर ये भी सुझाव आने लगे हैं कि मुझे 15 अगस्त को क्या बोलना चाहिए। चेन्नई से सुचित्रा राघवचारी, उन्होंने काफ़ी कुछ सुझाव भेजे हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर बोलिए, क्लीन गंगा पर बोलिए, स्वच्छ भारत पर बोलिए। लेकिन इससे मुझे एक विचार आया, क्या इस बार 15 अगस्त को मुझे क्या बोलना चाहिए? क्या आप मुझे सुझाव भेज सकते हैं? माईगोव पर भेज सकते हैं, आकाशवाणी पर चिट्ठी लिख सकते हैं, प्रधानमंत्री कार्यालय में चिट्ठी लिख सकते हैं। देखें,
मैं मानता हूँ शायद ये अच्छा विचार है कि 15 अगस्त के मेरे भाषण को जनता जनार्दन से सुझाव लिए जाए। मुझे विश्वास है कि आप ज़रूर अच्छे सुझाव भेजेंगे। एक बात की ओर मैं अपनी चिंता जताना चाहता हूँ। मैं कोई उपदेश देना नहीं चाहता हूँ और न ही मैं राज्य सरकार, केंद्र सरकार या स्थानीय स्वराज के संस्थाओं की इकाइयों की जिम्मेवारियों से बचने का रास्ता खोज रहा हूँ। अभी 2 दिन पहले मैंने दिल्ली की एक दुर्घटना के दृश्य पर मेरी नज़र पड़ी और दुर्घटना के बाद वो स्कूटर चालक 10 मिनट तक तड़पता रहा। उसे कोई मदद नहीं मिली। वैसे भी मैंने देखा है कि मुझे कई लोग लगातार इस बात में लिखते रहते हैं कि आप रोड सेफ्टी पर कुछ बोलिए, लोगों को सचेत कीजिए। बेंगलुरु के होशा कोटे के अक्षय हो, पुणे के अमय जोशी हो, कर्नाटक के मूरबिद्री के प्रसन्ना काकुंजे हो, इन सब ने काफ़ी लोगों के हैं नाम, मैं सबके नाम तो नहीं बता रहा हूँ, इस विषय पर चिंता जताई है और कहा है आप सबकी चिंता सही है। और जब आंकड़ों की तरफ देखते हैं तो हृदय हिल जाता है। हमारे देश में हर मिनट एक दुर्घटना होती है। दुर्घटना के कारण, रोड एक्सीडेंट के कारण हर 4 मिनट में एक मृत्यु होती है। और सबसे बड़ी चिंता का विषय ये भी है, करीब-करीब 1/3 मरने वालों में 15 से 25 साल की उम्र के नौजवान होते हैं और एक मृत्यु पूरे परिवार को हिला देता है। शासन को तो जो काम करने चाहिए वो करने ही चाहिए, लेकिन मैं माँ-बाप से गुजारिश करता हूँ, अपने बच्चों को चाहे 2 व्हीलर चलाते हो या 4 व्हीलर चलाते हो, सेफ्टी की जितनी बातें हैं उस पर ज़रूर ध्यान देने का माहौल परिवार में भी बनाना चाहिए। कभी-कभी हम ऑटो रिक्शा पर देखते हैं, पीछे लिखा होता है पापा जल्दी घर आ जाना, और पढ़ते हैं तो कितना टची लगता है। और इसलिए मैं कहता हूँ, ये बात सही है कि सरकार ने इस दिशा में काफ़ी नए इनिशिएटिव लिए हैं रोड सेफ्टी के लिए, चाहे एजुकेशन का मामला हो, रोड की रचना का इंजीनियरिंग हो, कानून को एनफोर्स करने की बात हो, या एक्सीडेंट के बाद घायल लोगों के इमरजेंसी केयर की बात हो। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए रोड ट्रांसपोर्ट एंड सेफ्टी बिल हम लाने जा रहे हैं। आने वाले दिनों में नेशनल रोड सेफ्टी पॉलिसी और रोड सेफ्टी एक्शन प्लान का इम्प्लीमेंटेशन करने की दिशा में भी हम कई महत्वपूर्ण कदम उठाने के लिए सोच रहे हैं। एक और प्रोजेक्ट हम लिए हैं, आगे चल के इसका विस्तार भी होने वाला है, कैशलेस ट्रीटमेंट। गुड़गांव, जयपुर और वडोदरा, वहाँ से लेकर के मुंबई, रांची, रड़गांव, महुलिया राजमार्गों के लिए हम एक कैशलेस ट्रीटमेंट, और उसका अर्थ है कि पहले 50 घंटे पैसे है कि नहीं, पैसे कौन देगा कौन नहीं देगा, इन सारी चिंता छोड़ करके एक बार रोड एक्सीडेंट में जो घायल है उसको उत्तम से उत्तम सेवा कैसे मिले, सारवार कैसे मिले, उसको हम प्राथमिकता दे रहे हैं। देश भर में हादसों के संबंध में जानकारी देने के लिए टोल फ्री 1033 नंबर, एम्बुलेंस की व्यवस्था, ये सारी बातें। लेकिन ये सारी चीज़ें एक्सीडेंट के बाद की है। एक्सीडेंट न हो इसके लिए तो हम सब ने सचमुच में, एक-एक जान बहुत प्यारी होती है, एक-एक जीवन बहुत प्यारा होता है, उस रूप में उसको देखने की आवश्यकता है। कभी-कभी मैं कहता हूँ, कर्मचारी कर्मयोगी बने। पिछले दिनों कुछ घटनाएं मेरे ध्यान में आई, मुझे अच्छा लगा कि मैं आपसे बात करूँ। कभी-कभार नौकरी करते-करते इंसान थक जाता है और कुछ सालों के बाद तो ठीक है, तनख्वाह मिल जाता है, काम कर लेंगे, यही भाव होता है। लेकिन मुझे पिछले दिनों रेलवे के कर्मचारी के विषय में जानकारी मिली। नागपुर डिवीज़न में विजय बिस्वाल करके एक टीटी है। अब उनको पेंटिंग का शौक है। अब वो कहीं पर भी जाके पेंटिंग कर सकते थे, लेकिन उन्होंने रेलवे को ही अपना आराध्य माना और वे रेलवे में नौकरी ही करते हैं और रेलवे के ही संबंधित भिन्न-भिन्न दृश्यों का पेंटिंग करते रहते हैं। उनको एक आनंद भी मिलता है और उस काम के अंदर इतनी रुचि बढ़ जाती है। मुझे बड़ा ये उदाहरण देखकर के अच्छा लगा कि अपने काम में भी कैसे प्राण तत्व लाया जा सकता है। अपनी रुचि, अपनी कला, अपनी क्षमता को अपने कार्य के साथ कैसे
जोड़ा जा सकता है, ये विजय बिस्वाल ने बताया है। हो सकता है अब विजय बिस्वाल की पेंटिंग की चर्चा आने वाले दिनों में ज़रूर होगी। और भी मेरे ध्यान में एक बात आई, मध्य प्रदेश के हरदा जिले के सरकारी अधिकारियों की पूरी टीम, पूरी टोली ने एक ऐसा काम शुरू किया जो मेरे मन को छू गया और मुझे बहुत पसंद है उनका ये काम। उन्होंने शुरू किया ऑपरेशन मलयुद्ध। अभी कोई उसका सुनते उनको लगेगा कुछ और ही बात होगी, लेकिन मूल बात ये है कि उन्होंने स्वच्छ भारत अभियान को एक नया मोड़ दिया है और उन्होंने पूरे जिले में एक अभियान चलाया है, ब्रदर नंबर 1, यानी वो सबसे उत्तम भाई जो अपनी बहन को रक्षाबंधन पर एक टॉयलेट भेंट करें। और उन्होंने बीड़ा उठाया है कि ऐसे सभी भाइयों को प्रेरित करके उनकी बहनों को टॉयलेट देंगे और पूरे जिले में खुले में कहीं माताओं बहनों को शौच न जाना पड़े। ये काम रक्षाबंधन के पर्व पर वो कर रहे हैं। देखिए रक्षाबंधन का अर्थ कैसा बदल गया। मैं हरदा जिले के सरकारी अधिकारियों की पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। अभी एक समाचार मेरे कान पे आए थे। कभी कभी मुझे छोटी छोटी चीज़ें बहुत मेरे मन को आनंद देती है, इसलिए मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में केशला करके एक छोटा सा गांव है। उस गांव के लोगों ने पिछले कुछ महीनों से कोशिश करके टॉयलेट बनाने का अभियान चलाया और अब उस गांव में किसी भी व्यक्ति को खुले में शौच नहीं जाना पड़ता है। ये तो उन्होंने किया, लेकिन जब पूरा काम पूरा हुआ तो पूरे गांव ने, जैसे कोई बहुत बड़ा उत्सव मनाया जाता है वैसा उत्सव मनाया। गांव ने ये सिद्धि प्राप्त की, केशला गांव समस्त ने मिलकर के एक बहुत बड़ा आनंदोत्सव मनाया। समाज जीवन में मूल्य कैसे बदल रहे हैं, जनमन कैसे बदल रहा है और देश का नागरिक देश को कैसे आगे ले जा रहा है, इसके ये उत्तम उदाहरण मेरे सामने आ रहे हैं। मुझे भावेश डेका गुवाहाटी से लिख रहे हैं नॉर्थ ईस्ट के सवालों के संबंध में। वैसे नॉर्थ ईस्ट के लोग एक्टिव भी बहुत हैं, वो काफ़ी कुछ लिखते रहते हैं, अच्छी बात है। लेकिन मैं आज खुशी से उनको कहना चाहता हूं कि नॉर्थ ईस्ट के लिए एक अलग मिनिस्ट्री बनी हुई है। जब अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे तब एक डोनर मिनिस्ट्री बनी थी, डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन। हमारी सरकार बनने के बाद हमारे डोनर डिपार्टमेंट में एक बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय किया है कि क्या नॉर्थ ईस्ट का भला दिल्ली में बैठ करके हो जाएगा क्या। और सबने मिलकर के तय किया कि भारत सरकार के अधिकारियों की टीम नॉर्थ ईस्ट के उन राज्यों में जाएगी, नागालैंड हो, मणिपुर हो, अरुणाचल हो, त्रिपुरा हो, असम हो, सिक्किम हो, और 7 दिन वहाँ कैंप करेंगे, जिलों में जाएंगे, गांवों में जाएंगे, वहाँ के स्थानीय सरकार के अधिकारियों से मिलेंगे, जनप्रतिनिधियों से बातें करेंगे, नागरिकों से बातें करेंगे, समस्याओं को सुनेंगे, समस्याओं का समाधान करने की दिशा में भारत सरकार को जो करना है उसको भी करेंगे। ये प्रयास आने वाले दिनों में बहुत अच्छे परिणाम लाएगा और जो अधिकारी जाकर के आते हैं उनको भी लगता है कितना सुंदर प्रदेश, उतने अच्छे लोग, अब इस इलाके को विकसित करके ही रहना है, उनकी समस्याओं का समाधान करके ही रहना है, इस संकल्प के साथ लौटते हैं। तो दिल्ली आने के बाद भी अब उनको वहाँ की समस्याओं को समझना भी बहुत सरल हो गया है। तो एक अच्छा प्रयास, दिल्ली से दूर दूर पूरब तक जाने का प्रयास, जो मैं एक्ट ईस्ट पॉलिसी कह रहा हूँ ना, यही तो एक्ट है। मेरे प्यारे देशवासियों, हम सब इस बात के लिए गर्व करते हैं कि मार्स मिशन की सफलता का हमें आनंद होता है। अभी पिछले दिनों भारत ने PSLV C-28 ने यूके के 5 सैटेलाइट लॉन्च किए। भारत ने अब तक लॉन्च किए हुए ये सबसे ज़्यादा हैवी वेट सैटेलाइट लॉन्च किए। ये खबरें ऐसी होती हैं कि कुछ पल के लिए आती हैं, चली जाती हैं, तो हमारा ध्यान नहीं जाता, लेकिन ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। लेकिन कभी कभी ये भी विचार आता है, आज हम युवा पीढ़ी से अगर बात करते हैं और उनको पूछें कि आप आगे क्या बनना चाहते हो, तो 100 में से बड़ी मुश्किल से एक आध कोई स्टूडेंट मिल जाएगा जो ये कहेगा कि मुझे साइंटिस्ट बनना है। साइंस के प्रति रुझान कम होना ये बहुत चिंता का विषय है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी एक प्रकार से विकास का DNA है। हमारी नई पीढ़ी साइंटिस्ट बनने के सपने देखें, रिसर्च इनोवेशन में रुचि लें, उनको प्रोत्साहन मिले, उनकी क्षमताओं को जाना जाए, एक बहुत बड़ी आवश्यकता है। अभी भारत सरकार के मानव संसाधन मंत्रालय ने
एक राष्ट्रीय आविष्कार अभियान शुरू किया है। हमारे राष्ट्र के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर कलाम जी ने इसका आरंभ किया है। इस अभियान के तहत आईआईटी, एनआईटी, सेंट्रल और स्टेट यूनिवर्सिटी एक मेंटर के तौर पर जहाँ-जहाँ इस प्रकार की संभावनाएं हैं, वहाँ उन बालकों को प्रोत्साहित करना, उनको मार्गदर्शन करना, उनको मदद करना, उस पर ध्यान केंद्रित करने वाले हैं। मैं तो सरकार के आईएएस अफसरों को भी कहता रहता हूँ कि आप इतना पढ़ लिख करके आगे बढ़े हो, तो आप भी तो कभी सप्ताह में 2-4 घंटे अपने नज़दीक के किसी स्कूल कॉलेज में जाकर के बच्चों से ज़रूर बात कीजिए। आपका जो अनुभव है, आपकी शक्ति है, वो ज़रूर इन नई पीढ़ी को काम आएगी। हमने एक बहुत बड़ा बीड़ा उठाया है कि हमारे देश के गांवों को 24 घंटे बिजली मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए। काम कठिन है, लेकिन करना है। हमने इसका शुभारंभ कर दिया है और आने वाले वर्षों में हम गांव को 24 घंटे बिजली प्राप्त हो, गांव के बच्चों को भी परीक्षा के दिनों में पढ़ना हो तो बिजली की तकलीफ ना हो, गांव में भी छोटे मोटे उद्योग लगाने हो तो बिजली प्राप्त हो। आज तो मोबाइल चार्ज करना हो तो भी दूसरे गांव जाना पड़ता है। जो लाभ शहरों को मिलता है वो गांव को मिलना चाहिए, गरीब के घर तक जाना चाहिए। और इसीलिए हमने प्रारंभ किया है दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति कार्यक्रम। मैं जानता हूँ इतना बड़ा देश, लाखों गांव, दूर दूर तक पहुँचना है, घर घर पहुँचना है, लेकिन गरीब के लिए ही तो दौड़ना है। हम इसको करेंगे, आरंभ कर दिया है, जरूर करेंगे। आज मन की बात में भांति भांति की बातें करने का मन कर गया। एक प्रकार से हमारे देश में अगस्त महीना, सितंबर महीना त्योहारों का ही अवसर रहता है, ढेर सारे त्योहार रहते हैं। मेरी आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। 15 अगस्त के लिए आप जरूर मुझे सुझाव भेजिए, आपके विचार मेरे बहुत काम आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।